अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोगों को campus.p के ऑफिशियल पोर्टल पे खुशामदीद। आप सब लोग बखैर आफियत होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त मज़े में A1। अच्छा जी, हम लोग चैप्टर नंबर 10 पे बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10 के ऊपर मैंने बड़ी बेसिक चीज़ों से आगाज़ किया था। उन चीज़ों से आगाज़ किया था जो हम लोगों ने एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ी होती है मगर भूल जाते हैं। आगे सारा का सारा चैप्टर उस पर बेस करता है। मगर आप में से कुछ बच्चों को ओरिएंटेशंस की मैं बात करूं, जो हमने डिफरेंट ओरिएंटेशंस की थी ऑब्जेक्ट और इमेज की। ऑब्जेक्ट और इमेज की डिफरेंट ओरिएंटेशंस में बहुत सारे बच्चों की ग्रिप अच्छी थी, उनकी कमांड अच्छी थी, तो उन्हें मेरी बातें रियली समझ में आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम फरासत मुनव्वर भाई। सर जी, वो मैंने करना कैसे? ओके ठीक है, बस ठीक है, ओके मैं कर लूँगा। मुताहिर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बख्तावर, आई एम गुड, आई एम फाइन। फिज़ा वालेकुम अस्सलाम बेटी। सर कल छुट्टी? कल छुट्टी? वाह, कल छुट्टी भाई, कल छुट्टी है? कल छुट्टी है? नहीं कल छुट्टी नहीं है यार, कल छुट्टी नहीं है भाई, क्या हो गया? एम खुश कर रहे हो मुझे भी। शकीला वाली के मुस्लिम नहीं जी, वो चुप तवज्जो कीजिएगा टॉपिक की तरफ। लास्ट टाइम मैं टॉपिक करवाने लगा था एब्रेजन्स का। एब्रेजन्स बोले तो डिफेक्ट्स, एब्रेजन्स ऑफ लेंसेज। एब्रेजन्स बोले तो डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेज। लेंसेज के दो डिफेक्ट्स हैं, एक क्रोमैटिक एब्रेजन और एक है सेफेरिकल एब्रेजन। पहले क्रोमैटिक एब्रेजन्स के ऊपर बात करता हूं। यार ये मैंने नहीं करना भाई काम, ये आपने करना है, ये भाई चौधरी मुनीम। सो एब्रेजन्स पे बात करने लगा था। एब्रेजन्स बोले तो डिफेक्ट्स। एब्रेजन्स दो किस्मों की होती हैं, एब्रेजन्स क्रोमैटिक एब्रेजन और सेफेरिकल एब्रेजन। जैसे कि यार नाम से जाहिर होता है क्रोमैटिक, क्रोमा, क्रोमा बोले तो कलर। क्रोमैटिक एब्रेजन इज, क्रोमा का मतलब कलर से निकला हुआ, क्रोम से निकला हुआ। क्रोमैटिक एब्रेजन जो कलर का डिफेक्ट हो। होता क्या है, बाज औक़ात आपने देखा होगा, अब बात करो कहानी डालो हो जाएगी यार, समझा करो ना, वो बात शायद करो, हो सकता है प्रॉब्लली शायद हो ही जाए। तो आप सारे जिस तरह आप लोगों ने टेस्ट के लिए हल्ला बोला था वैसे हल्ला बोल दो। अच्छा, आई वाज सेइंग, देखिए मैं कुछ क्या ही कर सकता हूँ, मैं खारिज कर रहा हूँ उसमें, कुछ यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, कल कोशिश करो जिस तरह सारी जैसे अभी इकट्ठे हुए हो ना, जैसे अभी यूनाइटेड हुए हो वैसे यूनाइटेड रहो। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, जरा उस पर तवज्जो करो, उस पर जरा गौर करो। कलर, हाँ, क्रोमैटिक एब्रेजन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल पीछे से व्हाइट लाइट आ रही है। नाउ यू ऑल नो दैट जो व्हाइट लाइट है दैट इज मेड अप ऑफ वाटर, नहीं व्हाइट। जो व्हाइट लाइट पीछे से आ रही है, लेंस के पीछे से मेरा मतलब है, जो व्हाइट लाइट पीछे से आ रही है वो लेंस में से पास करने के बाद अपने मुख्तलिफ कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जो रेड लाइट है वो कहीं और फोकस होगी, ब्लू लाइट कहीं और फोकस होगी, ग्रीन लाइट कहीं और फोकसेस होगी। सो इट हैज गॉट मोर फोकसेस। सो टू की बजाय हम लफ्ज यूज करते हैं यहाँ पे मोर फोकसेस। इसमें फोकस, प्रिंसिपल फोकस एक नहीं होता, बढ़ जाते हैं। मोर फोकसेस, इसमें प्रिंसिपल फोकस बढ़ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बात समझ में नहीं काका लोग? सो इसमें फोकसेस बढ़ जाएंगे, जितनी वेवलेंथ होंगी उतनी ज्यादा डिफरेंट पॉइंट्स पे फोकस होंगी। सो इस पॉइंट को यूं भी लिखा जा सकता है, लाइट फोकस अकॉर्डिंग टू लेमडा। जो लाइट है वो लेमडा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग फोकस होगी। ठीक है जी, एग्जैक्टली आयशा ऐसे ही है, शाबाश। मैं करता हूँ शोर थोड़ा सा और था, मैं थोड़ा सा करता हूँ, चला आता हूँ। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, सेफेरिकल एब्रेजन पे चलते हैं। सेफेरिकल एब्रेजन थोड़ा सा डिफरेंट है। सेफेरिकल एब्रेजन में होता ये है कि लेंस के दो मुख्तलिफ हिस्सों पे आने वाली लेंस, वेव लेंस, दो मुख्तलिफ एरियाज पे आने वाली वेव्स मुख्तलिफ पॉइंट्स पे फोकस होती हैं। अब मान लीजिए ये रेज जो है, जो मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ की, ये एज की ऑरिफिस की रे है, यानी रिम की बहुत बाहर की तरफ है, और जो मैंने ये जो दरमियान में दो की, ये सेंटर में आ रही है, ये जो फिर है ये बाहर की तरफ है। अब जो सेंटर में आने वाली रेज है उनका फोकस पॉइंट कुछ और होगा, और जो बेशक एक ही वेवलेंथ की हो, और जो बाहर से आ रही है पेरिफेरल है, इन्हें पेरिफेरल बोलते हैं। जो पेरिफेरल रेज हैं ये किसी और पॉइंट पे फोकस होंगी, इसे बोलते हैं सेफेरिकल एब्रेजन। सेफेरिकल एब्रेजन में
मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी तब भी ये इशू आएगा। यहां पे मैं इसको क्लियर करता चला जाऊं, इसमें तो मोर फोकसेस होते हैं ना, ये इसकी रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडी मैं लिखता हूं, अभी आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। रेमेडी बोलता है सोल्यूशन, इस एरर का सोल्यूशन क्या है, इसकी रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडी क्या है। अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करूंगा तो ये इशू नहीं आएगा, डायग्राम क्योंकि मिलती जुलती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करूंगा तो क्योंकि वेवलेंथ एक ही है, एक ही जगह पे फोकस होंगे, तो क्रोमेटिक एब्रेशन जो है वो आती वेवलेंथ की वजह से। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर ली, मोनोक्रोमेटिक बताया था जिसकी वेवलेंथ एक ही हो, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर ली, रेमेडी इलाज सोल्यूशन हो गया, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर इस केस में सोल्यूशन क्या होगा, इस क्रोमेटिक एब्रेशन का तो सोल्यूशन रेमेडी जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। सफेरिकल एब्रेशन प्रॉब्लम है मुख्तलिफ है, इसमें सेंटर पे आने वाली रेज ने अलग जगह पे फोकस होना है, पेरिफेरल रेज ने अलग जगह पे फोकस होना है। इसकी रेमेडी क्या बनाई जाए, तो इसकी तरह रेमेडी देखिएगा, इसकी रेमेडी है हम लेंस के ऊपर एक हुप चढ़ा देते हैं। हाँ जी, बुक में नहीं है शकीला, मुझे पता है, ये आप एफएससी की बुक में नहीं, ओ लेवल्स का टॉपिक है लेकिन पेपर में आता होता है। ये एफएससी की बुक में नहीं है, मुझे पता है शकीला बच्चे, ऐसे बहुत सारे टॉपिक शकीला और भी मैंने करवाए हैं जो बुक में नहीं होते। सो इसकी रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडी है कि आप इस लेंस के ऊपर एक हुप चढ़ा दें, यानी कि कवर द लेंस विद अ हुप। कवरिंग द लेंस विद हुप। हुप क्या चीज है, आप लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हो, उसमें होगा क्या, हुप करेगा क्या। हुप इस तरह का एक गोल दायरा सा होगा, ऊपर और नीचे, और सेंटर में खुद हाली होलो होगा लाइक दिस। वो पेरिफेरल रेस को ब्लॉक कर देगा, पेरिफेरल रेस को ब्लॉक कर देगा और सेंट्रल रेस को पास होने देगा। सो फोकस एक ही हो जाएगा। जो पेरिफेरल, जो बाहर वाली रेज हैं, वो जब खत्म हो जाएंगी तो फोकस भी उनका खत्म हो जाएगा, फोकस सिर्फ एक ही रह जाएगा सेंट्रल रेज की वजह से। ठीक है सर, फोकस पॉइंट एक ही हो, हाँ जी शाबाश शाबाश, फिर फोकस पॉइंट एक ही हो जाएगा। ठीक हो गया जी, शाबाश। और बैटरी भी डेड हो गई है, बैटरी भी चेंज कर देते हैं। बैटरी सर, बैटरी चेंज करें, मेरी तरफ ना देखें सर। लें जी, बैटरी चेंज होती है, फिर उसके बाद आपको आगे लेके चलता हूं। देखिए मुझे चलाना आ गया है। हाँ, सफेरिकल एब्रेशन की वजह आयशा क्या होती है, सफेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशन दोनों की वजह ये होती है पुअर मटेरियल ऑफ लेंस, लेंस का मटेरियल अच्छा नहीं होता। चलें, क्रोमेटिक एब्रेशन की वजह तो ये होती है कि लेंस का पुअर मटेरियल है, इतना गंदा मटेरियल है कि किसी किसी जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, किसी किसी जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है। इसकी आयशा वजह इस क्रोमेटिक एब्रेशन की मैं आपको एक और बड़े मजे की एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप किसी थोड़ी सी जरा मतलब लोअर मिडिल क्लास शादी पे अगर कभी आप जाएं, यार ये अभी नहीं दिखाना मेरे को, सेकंड लास्ट। मैं बताने ही लगा था आयशा बच्चे कि जो क्रोमेटिक एब्रेशन है, अगर आप पुरानी किसी थोड़ी सी लोअर मिडिल क्लास शादी पर जाएं तो वहाँ पे जो ग्लास आमतौर पे मौजूद होते हैं, वो ग्लास पे डिफरेंट शेड्स मार रहे होते हैं शीशे के, असल में वो भी क्रोमेटिक एब्रेशन ही हो रही होती है, वाइट लाइट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो रही होती है। तो एक तो मटेरियल की जो है वो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, प्रॉपर्टी उसकी वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा नहीं है। सफेरिकल एब्रेशन की वजह ये होती है कि जो लेंस बनाया गया है, लेंस की कटिंग सही नहीं हुई, लेंस के जो यहाँ से कटिंग की जाती है, ये कटिंग सही नहीं हुई। इस कटिंग सही ना होने की वजह से भी जो है जो जो
जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड सेफेरिकल अपब्रिंगिंग, ठीक है। इसकी शेप, इसको टेपर सही नहीं किया गया। लालिश छोड़ दो, वो क्या था मैं बताता हूँ, क्या अभी बताऊंगा वो क्या था, थोड़ी देर तक बताऊंगा क्या था, अभी आएगा वो आएगा। तो ले जी, इससे आगे चलता हूँ लेके आपको। यार ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बातें आने लगी हैं, आप लोगों की तवज्जो जो है ना वो 110% मेरी तरफ होनी चाहिए। कुछ नई कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगा हूँ, अब प्रीवियस पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, अब नए कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा आपके साथ आगे। क्या शिराज, क्या चीज क्लियर नहीं हुई मुझे बताओ। आई एम हियर टू क्लैरिफाई यार। शिराज आई एम वेटिंग यार। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये डिस्कस करना भी आपके साथ। LDDV पूरा नहीं लिखा, बस इतना लिख दिया। करण अर्जुन आएंगे। शिराज भाई, शिराज तुम्हारे तो नाम के अंदर भी शी आ रहा है, शी और राज। कौन से शी के राज लेके छुपे हो अपने अंदर? नहीं, मोशन पतलू तैयबा, मुझे कुछ समझ। अच्छा मोटू पतलू आएंगे, अच्छा ठीक है। ले शिराज, तेरे इंतजार में मैं आगे बढ़ने लगा हूं। शादी वाला गिलास लें जी यार। शिराज, मैं आपके इंतजार में आगे बढ़ने लगा हूँ, मैं अब आपके इंतजार में और नहीं बैठ सकता, मैं मूव ऑन करने लगा हूँ। मेरे नसीब देखें। तो यार LDDV यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसमें क्या होगा जरा देखिएगा। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच यू कैन सी क्लियरली। सर दोनों में सेम शेप है तो डिफरेंस क्या है? दोनों में शेप से मुराद ये था कि ये जो कटिंग करके जो कर्व दिया जाता है, कर्व बाजू का ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से दो अलग अलग फोकस बन जाते हैं। सेंट्रल रेज पहले फोकस होंगी, पेरिफेरल रेज बाद में फोकस होंगी। इसमें एक ही कलर की लाइट होगी तो भी दो फोकस होंगे। सो ये है सेफेरिकल अपब्रिंगिंग। और इसमें व्हाइट लाइट की वजह से मोर फोकसेस हो जाएं, उसे कहते हैं क्रोमैटिक अपब्रिंगिंग। हर कलर अलग अलग बनेगा, जाके अलग अलग जाके फोकस होगा। क्रोमैटिक अपब्रिंगिंग की मैं आपको बड़ी कॉमन एग्जांपल दूं। बाजू का जो हमारे टीवी में साइड्स पे कलर्स आने शुरू हो जाते हैं ना, पुराने टीवी अगर खराब हो जाए उसमें ग्रीन ब्लू कोनों पे आने शुरू हो जाते हैं, वो असल में ये क्रोमैटिक अपब्रिंगिंग होता है। क्रोमैटिक अपब्रिंगिंग की वो प्रॉब्लम है। इसी तरह जो सस्ते माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनकी साइड्स पे भी कलर्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके स्कूल्स में कॉलेजेस में माइक्रोस्कोप्स के अंदर ये प्रॉब्लम आने शुरू हो जाए ना, वो सस्ता में चीप माइक्रोस्कोप है, कॉर्नर्स उसके कलर होने शुरू हो जाते हैं, वो क्रोमैटिक अपब्रिंगिंग आती है। ठीक है, मरीम कर दिया भाईजान। डायग्राम सेम है क्योंकि एरर सेम है। आपने बात जरा सुनिएगा गौर से। ये प्रॉब्लम होती है वेवलेंथ की वजह से। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स अलग अलग फोकस होंगे, हर कलर अलग अलग फोकस होगा, कलर स्प्लिट हो जाएंगे। तो कलर के स्प्लिट होने को, यस 7 फोकस मोहम्मद साजिद, तो कलर के स्प्लिट होने को क्रोमैटिक अपब्रिंगिंग कहते हैं। जबकि सेफेरिकल अपब्रिंगिंग में जो टॉप वाली, साइडों वाली, पेरिफेरल ऊपर और नीचे वाली जो रेज है उन्होंने अलग फोकस होना है, और जो सेंट्रल रेज है उन्होंने अलग फोकस होना है। ये सेफेरिकल अपब्रिंगिंग मोनोक्रोमैटिक में भी होता है, उसमें डिफरेंट कलर्स होने लाजमी थे। ये मोनोक्रोमैटिक में नहीं होता। रेमेडी लिखी हुई है, इसकी रेमेडी मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक में क्रोमैटिक अपब्रिंगिंग नहीं होता। ये सेफेरिकल अपब्रिंगिंग मोनोक्रोमैटिक में भी होता है। एक ही वेवलेंथ होगी ना, वो भी सेंट्रल रेज अलग फोकस, जो ऊपर वाली रेज है वो अलग फोकस, यानी हमेशा इमेज जो बनेगा वो ब्लर बनेगा, इमेज कभी भी फोकस हो ही नहीं पाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज सेफेरिकल अपब्रिंगिंग। ठीक है चौधरी मुनीब और बाकी तमाम बच्चे, मरियम पॉइंट समझ में आ जरा बताइए, फिर मैं आगे चलूं यहां से। और शिराज भाई, शिराज लीजिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मैं जब तक बात करता हूं, व्हाट इज दैट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? वो मिनिमम फासला के जहां पे मुझे कोई तस्वीर क्लियर नजर आ सके। एग्जांपल लेता हूं कि मैं इस वक्त इस फासले पे इस मार्कर के टिप को इजीली क्लियरली देख सकता हूं विदाउट एनी स्ट्रेन, अपनी आंखों पे किसी किस्म के दबाव के बगैर मैं इस टिप को बड़े क्लियरली देख सकता हूं। अब मैं इसे करीब लेके आता जा रहा हूं, अभी भी ये मार्कर क्लियर है, अभी भी ये मार्कर क्लियर है, अभी भी ये क्लियर है, अभी नाउ राइट नाउ इट इज गेटिंग ब्लर। अब मैं इसे मजीद करीब लेके आऊंगा तो ये मजीद ब्लर होता चला जाएगा। जी मुनीब ऐसे ही है, आपने मुनीब सही कहा।
साजिद मैं आपकी बात का एक मिनट जवाब देता हूँ। सो वो जो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक मैं ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहां तक मैं इस मार्कर को क्लियरली देख सकता हूं। मैं से अगर मजीद करीब लाऊंगा तो ये ब्लर हो जाएगा। सो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे मुझे ये मार्कर क्लियर नजर आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट बीन। इसे आमतौर पे नियर पॉइंट भी कहते हैं, नियर पॉइंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू आमतौर पे 25 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड होती है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने जहन में रखना है कि विद एज ये वाहिद ऐसी चीज है, ये बढ़ती है। नियर पॉइंट विद एज बढ़ता है, वरना हमारी दुनिया में उम्र के साथ साथ हर चीज घटती है, छोटी होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। विद एज इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करता है। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा जो थोड़े से उम्र सीधे लोग होते हैं, उन्होंने अगर कोई चीज पढ़नी हो तो वो यूं पढ़ते हैं, ऐसे करके पढ़ते हैं, ऐसे करके पढ़ते हैं। क्यों ऐसे करके पढ़ते हैं? बिकॉज उनका नियर पॉइंट दूर जा चुका होता है, उनको जो मिनिमम डिस्टेंस है देखने के लिए वो दूर जा चुका होता है, उनकी करीब की नजर खराब हो चुकी होती है, ठीक है। यार वेलकम मुनीब। यार एक सवाल किसी बच्चे ने किया था कि जी मिनिमम क्या डिफरेंस होना चाहिए दो वेव्स का कि क्रोमैटिक एब्रेशन हो सके। ये भाईजान ये डिपेंड करता है मसले पे, फॉल्ट पे। अगर तो क्रोमैटिक एब्रेशन बहुत ज्यादा आनी शुरू हो गई लेंस में, तो भाई 1 नैनोमीटर का भी फर्क होगा ना तो वो कलर सेपरेट कर देगा, कलर का शेड दे देगा। आपने देखा होगा, इसकी एग्जांपल देता हूँ, बाहर जगह पे ना ज्यादा कलर नजर नहीं आ रहे होते, ग्रीन, डार्क ग्रीन और डार्क ग्रीन। ये इतना ज्यादा सेफेरिकल एब्रेशन आ गया होता है कि ग्रीन के 3 शेड्स आ रहे हैं कि 1 नैनोमीटर का भी अगर वेवलेंथ का फर्क है ना तो वो भी शो हो रहा है, 2 नैनोमीटर का फर्क है तो वो भी शो हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि पूरा रेनबो ही बने, 1 नैनोमीटर का कलर भी शो करते था, ठीक है। व्हाइट हेयर भी बढ़ जाते हैं, हाँ जी व्हाइट हेयर, मैं अंदाजा करें व्हाइट हेयर भी बढ़ जाते हैं। तैयबा कितनी खूबसूरत उर्दू है आपकी, माशाल्लाह। व्हाइट हेयर भी बढ़ जाते हैं, बेटा उठ के जरा बुआ ढो आओ, ऐसी उर्दू है। मैं ना गोलगप्पा खा रही थी, मुंह के पास जाके पाट गया, अंदाजा करें। व्हाइट हेयर भी बढ़ जाते, सफेद बाल लेके तो हद हो गई, ना अंग्रेजी ना उर्दू। आगे चलते हैं इससे। अच्छा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट बीन के बाद एक और, जिस तरह ये नियर पॉइंट होता है इसी तरह एक और पॉइंट भी बता देता हूँ नोट के तौर पे। वो नोट जरा लिख रहा हूं। इसी तरह के एक और पॉइंट भी है, उसे फार पॉइंट कहते हैं। नियर पॉइंट तो मैंने बता दिया ना कि वो 25 सेंटीमीटर है। फार पॉइंट एक दफा पेपर में पूछा गया था, किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ। फार पॉइंट इज द पॉइंट जो मैक्सिमम डिस्टेंस में हमारी आंख देख सकती है। तो आइडियली फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। आइडियली हमारी आंख इन्फिनिटी तक देख सकती है, लेकिन हमें इन्फिनिटी तक नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी अर्थ गोल है, बिल्कुल ऐसे पेट की तरह अर्थ गोल है। जैसे मेरा पेट गोल है वैसे अर्थ गोल है। तो क्योंकि इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं, आगे से अर्थ मुड़ जाती है, कर्व हो जाती है, सो आप इन्फिनिटी तक देख ही नहीं सकते, ठीक है। मेरा तो लाफ्टर ही निकल गया। नाइस, गुड। चलिए जी आगे चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज यस, एक और पॉइंट आ गया, द पावर ऑफ लेंस। पावर पे बात कर, तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए मुकम्मल तौर पे। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस कैसे कहते हैं? ये पावर ऑफ लेंस आमतौर पे वो लेंस की पावर है जिसको हम आमतौर पर लेंस का नंबर बोलते हैं। तुम्हारे कितने नंबर की ऐनक है, क्या नंबर है? आप ऐसे किसी से जाके पूछेगा क्या नंबर है, आगे से थप्पड़ आएगा, तो आप आगे से ये कह सकते हैं मैं ऐनक का नंबर पूछ रहा था। तो वो जो ऐनक का नंबर आप पूछ रहे थे, दैट इज द पावर ऑफ लेंस। दैट इज सिंपली द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, तो पावर इज मेजर्ड इन मीटर इनवर्स, जिसे डाईऑप्टर बोलते हैं। डायोप्टर बोले तो डी, इसे डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है। सो पावर ऑफ लेंस के यूनिट, यहां लेंस की पावर के यूनिट वॉट नहीं होते, बाकी हर पावर के यूनिट वॉट होते हैं, ठीक है। देख गई, शुरू हो गई, सब सारी दुनिया शुरू हो गई है। मान से आप लोगों ने कुछ शोशा मिलना चाहिए, आप शुरू हो जाते हैं सारे। अच्छा जी, तो इस पे एक सवाल आ गया, सवाल करवाता हूं। द लेंस हैविंग फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स पावर? मुझे सी नहीं आ रहा। वालेकुम अस्सलाम फिजा बेटी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है बखैर वाफियत होंगे, फिट होंगे, झकास मस्त एकदम। मैं कहने क्या लगा था, हाँ, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, उसकी पावर बताइए क्या होगी? ऑप्शन दे देता हूं। एक ऑप्शन है मेरे पास 0.2 डायोप्टर, 0.2 डायोप्टर। ऑप्शन बी है 0.2 × 10⁻⁴।
2 डायोप्टर, सी ऑप्शन है। 2 इंटू 10⁻⁻² वाट, डी ऑप्शन है मेरे पास। 2 इंटू 10⁻⁻² वाट। लीजिए इसका जवाब बताइए क्या होगा फट से। सेकेंड यूनिट समझ नहीं आया। अच्छा जी, समझ वैसे मैंने समझाया भी नहीं थे, मैं आसानी समझा देता हूँ, ठहर जाए। मैंने समझाया भी नहीं था, लेकिन अभी आपने कहा समझ नहीं आए तो मैं समझा देता हूँ ऐसे अखलाकन। मीटर इनवर्स 1/4 फोकल लेंथ मीटर इनवर्स। इस मीटर इनवर्स को डायोप्टर बोलते हैं, इसका नाम है डायोप्टर। सो इट्स सिंबल इज डी। डायोप्टर क्या है? 1/, मीटर। मीटर इनवर्स को डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है। मीटर माइनस के बाद क्या लिखा है? डायोप्टर लिखा है। शकीला बेटा डायोप्टर लिखा है, ठीक है। सो सब बच्चे इसका जवाब देना शुरू हो गए। तो इसके जवाब में सोल्यूशन में क्या होगा? दैट इज 1/5 इंटू 10⁻⁻²। जस्ट सॉल्व इट। ये 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², साथ डी लिखिएगा, ये बन जाएगा 0.2 इंटू 10⁻²D। तो ये ऑप्शन बनती है बी। सिंपल सा, सादा सा, आसान सा सवाल था। होप्स हो कि आप सब लोगों ने कर दिया होगा। शाबाश भी शाबाश, एवरीवन शाबाश। तो भाई इसके बाद यस, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट आ गया। इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है ताजा और मजे का। ले जी, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज, कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा। पहले सवाल, इफ अ थिक लेंस इज कट इनटू 2 is cut into 2 halves from vertical axis its new focal length. Option A F, option B 2F, option C F/2, ऑप्शन डी नन। लो भाई जवाब आखो। सर इसके जवाब दीजिएगा। जवाब देने से पहले मैं जरा इस सवाल समझा दूं हमको। सवाल कुछ ऐसे है बच्चों कि आपके पास ये लेंस है, थिक लेंस है, मोटा लेंस है, ये ऐसे करके है। ये एक मोटा लेंस है लाइक दिस, बहुत गंदा बनाया। ये एक मोटा सारा लेंस है। अब उसे कहते हैं वर्टिकल एक्सिस से काटा जा रहा है। वर्टिकल एक्सिस बोले तो सब ने जवाब भी देने शुरू कर दी, मैं भी इधर ही फंसा हूं। तो वर्टिकल एक्सिस यानी ऐसे काटा जा रहा है, ऐसे इसकी थिकनेस कम की जा रही है। तो भाई नई फोकल लेंथ क्या होगी? इसके सोल्यूशन पे आइएगा। इसका सोल्यूशन करते हुए आपको एक बात जहन में रखनी है। शाबाश जी जिन बच्चों ने जवाब दिया, वेरी गुड। याद रखिएगा जो फोकल लेंथ होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। वो थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने जब उसको बीच से काटा तो उसकी थिकनेस कम की, हाफ कर दिया, थिकनेस आधी हो गई। जब थिकनेस आधी हुई 2 ऊपर चला जाएगा। नई फोकल लेंथ क्या आएगी? 1 बाय थिकनेस क्या हुई? आधी हो गई काटने से, थिकनेस डिवाइडेड बाय 2, ये 2 ऊपर चला गया। एफ डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 बाय टी थिकनेस। तो यानी कि इट बिकम्स, यही सवाल यूं पूछता हूं। एक दफा ये सवाल इस तरह से भी बना था मैं नहीं पूछ रहा, बना था कि अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से काटूं तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? यही सवाल है। अब इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से काट रहा हूं तो इसकी फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शंस वही है, F, 2F, F/2 या नन। क्या ख्याल है?
देखो अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से काटूंगा तो उसकी थिकनेस वही रहेगी, थिकनेस चेंज नहीं होगी, इसका साइज कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, थिकनेस वही रहेगी। शाबाश शाबाश फरासत, थिकनेस वही रहेगी, फोकल लेंथ सेम रहेगी। स्टकिंग, किसकी स्टकिंग? अनीसा आज आप बड़े अरसे बाद ही आई हैं। तैयबा भी स्टकिंग, कोई स्टक नहीं कर रही। तौबा तौबा, जुमेरात वाले दिन में झूठ बोलते हो। जुमेरात आज नहीं, जुमेरात बुध है कि जुमेरात है सर? आज बुध वाले दिन में झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती है? लो भाई, लो भाई फिर आगे लेके चलता हूं एक सवाल और मजेदार। नो स्टक। शिराज तूने मुझे बताया नहीं यार, तू कहाँ पे था मेरा स्टूडेंट? तूने मैं उस दिन पूछा, मुझे फिर जहन से निकल गया, बार फिर पूछना। वीडियो बार बार स्टक हो रही है। कोई स्टक नहीं हो रही है सर, कमेंट कम करती हूँ। अच्छा अच्छा जी, उसके बाद सवाल है जी अगला। ए फोर कन्वेक्स लेंसेज आर प्लेस्ड विद ईच अदर। फोर convex lenses of focal length f placed one after another, न्यू फोकल लेंथ क्या होगी? ऑप्शंस f by 4, 4f, f नन। लीजिए इसका भी जवाब देना, शाबाश। अच्छा कैंपस के ही है। आपने मेरी टेंशन डाल दी, मैं जरा 2 मिनट देखूं कहां पे स्टक हो रही है। यार बच्चों बिल्कुल भी स्टक नहीं हो रही, यकीन करें साफ जा रही है। जस्ट रिफ्रेश, बिल्कुल स्मूथ है। जस्ट रिफ्रेश योर इंटरनेट। Yes, everything is fine. अच्छा हाँ क्लियर है यार, मुझे अभी परेशान कर दिया आप लोगों ने। सर कल तो चलनी ही नहीं है क्लास। अच्छा जी, दुआ करें, अल्लाह करें आप लोग बात करें तो शायद हो जाए। अच्छा जी, बात मैं ये करने लगा था कि सपोज करें आपके पास 4 लेंसेज हैं। एक लेंस ये है, दूसरा लेंस ये है, द सेकेंड लेंस इज दिस वन, तीसरा ये है, चौथा ये है। सो ये 4 लेंसेज आपके पास सीरीज में वन आफ्टर अनदर पड़े हुए। तो देखो थिकनेस बढ़ गई है, थिकनेस बढ़ेगी, फोकल लेंथ कम होगी, सो नई फोकल लेंथ आएगी f by 4। सो इसको वन आफ्टर अनदर की बजाय बाज जगह पे ये भी लिखा गया है कि सीरीज रिलेशन, लेंस का सीरीज रिलेशन। सो याद रखिए कि जो लेंस सीरीज में लगे होते हैं वो बिल्कुल कैपेसिटर की लगे होते हैं, इनका कैपेसिटर वाला रिलेशन होता है, यानी कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है वो इनवर्स करके आती है, यानी कि 1/f1 प्लस 1/f2 अप टू 1/fn। तो ये सबकी ff थी तो करके 4/f आएगा, जिसको बाद में आपने सीधा करके f/4 किया था। ये सवाल इसलिए, ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए बताया, ये तो मैंने ff का सिंपल कहा है ना, बाज़ औक़ात वो इस तरह से भी पूछ लेता है कि इसकी फोकल लेंथ है f, इसकी फोकल लेंथ है 2f, इसकी फोकल लेंथ है 3f, इसकी फोकल लेंथ है 4f। अब बताओ 4f यार 34 कहां से आ गया? इसकी फोकल लेंथ है 4f। अब बताओ भाई रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगी? तो फिर आप इस फॉर्मूले से करेंगे और करके बाद में इजी होकर निकाल लीजिएगा, ठीक है? शाबाश। तो फिर उसके बाद आगे लेके चलता हूं। एक और मजे का कॉन्सेप्ट आ गया। सवाल ये है, ये भी नया कॉन्सेप्ट है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 5, focal length of lens
is 5 centimeter. It is immersed in a solution of refractive index 2 its new focal length. शकीला बच्चे किधर हो आप? हालांकि अब ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं करवा रहा हूँ ये सारे के सारे बुक में नहीं है, ठीक है, तो मैं बुक के अलावा भी कुछ चीज करवा दिया करता होता हूँ कभी कभार. 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 2.5 सेंटीमीटर. ले जी जवाबो, मतलब जवाब दो. सवाल कुछ इस तरह से है कि एक लेंथ है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, जिसे डबोया जा रहा है एक ऐसे सोल्यूशन में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 तो लिखा ही नहीं भाई, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2. सो 2 मैं जरा लिखता हूँ लाल से, ये 2. इट्स न्यू फोकल लेंथ, उस लेंस की नई फोकल लेंथ क्या होगी? हाँ जी, f/10. हाउ साजिद है इसका f/10 तुमने कहा होगा. लो भाई इसका तो जवाब दो ना जरा, शाबाश. इसे कैसे करोगे? शाबाश भाई. इसके लिए ऐसे सवाल को जब भी कल करना हो, इस सवाल में कहानी है छुपा हुआ मत. ये नजर आएगा यहाँ पे लिखा हुआ, ठहरिएगा जरा मैं चेक करूं. आएगा. इस जवाब में कहानी ये है कि आपके पास लेट से ये एक बीकर है, हल्का सा बीकर. इस बीकर में एक सोल्यूशन फिल किया हुआ है. इस सोल्यूशन के अंदर आपने एक लेंस को प्लेस कर दिया. ये वो लेंस है मिसाल के तौर पे. सोल्यूशन के अंदर इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? बाहर 5 थी, तो भाई इस डी 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 ओके डी कैसे डी? इस केस में मैं आपको एक तरीका बता देता हूं. इसका शॉर्टकट तरीका, जो नई फोकल लेंथ है दैट विल बी इक्वल्स टू n dash n minus 1 over n dash minus n into f. ये फॉर्मूला आपके पास आ गया उस नई फोकल लेंथ का. अब इसमें डैश वाले कौन से हैं? जिस तरह कि फॉर एग्जांपल ये जो n डैश है, इट इज n डैश इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्यूशन, और n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है. हर बार आप उसको लेंस मतलब 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर सकते, कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है हर बार. अब n डैश जो है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्यूशन, और n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है. आमतौर पे जितने भी लेंसेज होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, और ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आमतौर पे 1.5 होता है. सो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्यूशन इज 2, ग्लास के लिए 1.5. वैल्यूज कीजिए जरा, पुट देखिए जवाब क्या आता है. ऊपर f डैश फाइंड करना है. n डैश इज 2, 1.5 माइनस 1, नीचे 2 माइनस 1.5 और ब्रैकेट में 5, तो ऊपर 2 आ गया, ये आ जाएगा 0.5, नीचे 2 माइनस 1.5 इज 0.5, सीधा सीधा इंटू 5. सो भाईजान ये इससे कट गया, 2 इंटू 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर. आपने बेशक तुक्का लगाया था, लेकिन तुक्का आपका चल गया. हर बार नहीं चलेगा. हर बार क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मैं अब सवाल बदलने लगा हूं. अब मैं जरा सवाल बदलने लगा हूं और उसकी ऑप्शन भी बदलने लगा हूं. अब सवाल ये है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 5 सेंटीमीटर, इट इज इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सेम मटेरियल, इट्स न्यू फोकल लेंथ. ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी f5, सॉरी, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी इन्फिनिट, ऑप्शन डी नन. ओह, नन की बजाय जरा बेहतर ऑप्शन है, सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके लिए 1.
अब इसका जवाब दीजिए। मोहम्मद साजिद तुम बहुत फास्ट हो, नासा का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, तो अभी मैं सवाल लिख भी रहा तो 0 दे देते जवाब। क्या बात है यार। लो भाई बताओ भाई इसका जवाब। इस केस में क्योंकि सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि सेम मटेरियल है, तो भाईजान ये n और n डैश जो है आपस में क्या हो जाएंगे, n मस्ट बी इक्वल टू n डैश। तो जब n डैश और n आपस में इक्वल है, माइनस होंगे, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी, तो जवाब आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, शाबाश शाबाश तैयबा। फरासत आपको भी शाबाश, शराज आपको भी शाबाश। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई एम गिविंग यू टाइम। यहां तक बच्चा लोग सब मस्त, A1 क्लियर। लो भाई शाबाश, फिजा ने भी जवाब दे दिया। बारिश है, बारिश हो रही है। अच्छा ये वेलकम शराज। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं वही जो मैं पहले दिखाने लगा था। Larish, refractive index of a lens is 1.5 because lens is made up of glass and normally the refractive index of glass is 1.5. अगर वो जनरली अगर कोई वैल्यू ना दे, कोई वैल्यू ना हो, तो फिर आप 1.5 ही लेंगी। अगर तो वैल्यू दे देगा तो फिर आप वही वैल्यू लेंगी। ठीक है। मोहम्मद साजिद मुझे बेटा 10,000 दफा भी कहोगे तो कोई फायदा नहीं होना। वो कैसे आया? वो पिछले सवाल में मैंने बताया था सोल्यूशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, एन डैश जो है वो सोल्यूशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लारिश आपने सवाल सुना सर गौर से? एन डैश इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सोल्यूशन, वो मैंने बताया था 2 है। पिछले ये सवाल चेंज कर दिए मैंने, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है, लेंस जो है वो 1.5 है। ठीक है, हाँ जी नोट करें करें। मेरा घर लाहौर में है साजिद, आई लिव इन लाहौर। वेयर डू यू लिव? अच्छा जी जरा ये देखिएगा, शाबाश। एक पिक्चर यहां पे देखिएगा, मैं पोलराइजेशन के भी बता देता हूँ। क्या नाम है आपका? आपने जो भी पूछा, सानिया, मैं बता देता हूँ। जरा ये पिक्चर देखिएगा, ये आपके सामने, बल्कि मेरे सामने भी आ गई। सो दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हियर यू कैन सी इट क्लियरली। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको इसको यहाँ पे देख सकते हैं। मैं जरा कर्सर ले इस पे। यस, ये बच्चा लोग जरा सामने देखिएगा, आपके सामने और मेरे भी सामने ये एक स्लाइड खुली हुई है। दिस इज एक्चुअली नॉट अ स्लाइड, दिस इज अ पिक्चर ऑफ माय नोट्स। मेरे नोट्स की एक पिक्चर है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है, तो जरा सब लोगों की तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए और मुकम्मल तौर पे मेरी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जरा इसको भी एक्सप्लेन करना है। लुकिंग फॉर द कर्सर नहीं नजर आ रहा। चलें खैर, दफा करें, कर्सर नजर नहीं आ रहा। तो अगर आपको साइड पे एक छोटा सा एच लिखा नजर आ रहा हो। अच्छा जी पहले मुझे बताएं, सारे मेरे साथ हैं यहां तक? अच्छा जी, अब जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा बच्चों। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मैं भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्लियर डिस्कस करने लगा हूं आपके साथ। सो आई नीड योर कंप्लीट अटेंशन। देखिएगा, ये जो एच साइड पे आपको बड़ा छोटा सा नजर आ रहा है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट जिसको आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखना चाह रहे हैं। व्हाट इज माइक्रोस्कोप? यू नो माइक्रोस्कोप इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच सीज अ बिगर इमेज ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजली। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में मैं फर्क करते हुए ये बात बताया करता हूं कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में फर्क किया है। टेलीस्कोप से आप दूर पड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं और माइक्रोस्कोप से आप करीब पड़ी छोटी चीजों को देखते हैं। So microscope is a device which is used to see the closely placed small objects, इनको बड़ा करके आप देखते हैं। इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं। एक वो लेंस जो आपकी आंख के करीब है, आई पीस, एक वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास है, उसे आप ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट के पास है, ऑब्जेक्ट छोटा सा एच पड़ा, ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, आप इस डायग्राम में, इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि इन दिस पिक्चर
देखिएगा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो छोटा है और जो आईपीस है वो बड़ा है। आईपीस ज्यादा बड़ी लेंथ का होता है, उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। सो ये कंडीशन याद रखिएगा एक माइक्रोस्कोप की करेक्ट या प्रॉपर वर्किंग के लिए, जो आईपीस है इट मस्ट बी ग्रेटर देन द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब वापस डायग्राम की तरफ आइए और डायग्राम पर जरा तवज्जो के साथ देखिएगा। इस डायग्राम में ये मैं ये पॉइंट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट जो है अगर मैं बोर्ड पर ड्रॉ करूंगा तो उसमें बहुत देर लग जाएगी और ये है भी थ्योरेटिकल टॉपिक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट देना जरूरी है। जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ के बियॉन्ड पड़ा हुआ है, जो मैंने डॉट लगाया हुआ उस डॉट के बियॉन्ड पड़ा हुआ है। जो एच है वो फोकल लेंथ से बाहर पड़ा हुआ है। जब फोकल लेंथ से बाहर एच पड़ा हुआ है तो उसका इमेज क्या बनना चाहिए? उसका इमेज बनना चाहिए रियल इमेज। देखो उसका इमेज कहां बनेगा? रियल इमेज बनेगा। लेकिन होता क्या है, जुमला बड़ी गौर से सुनना, सारा तस्वीर को देखते चले जाओ। वो जो एच है, जो असल ऑब्जेक्ट है, उसका जो फर्स्ट इमेज बनता है वो कौन बना रहा है? ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है। और इमेज बन कहां पर रहा है? जरा दूसरी साइड पर देखो, ऑन द इन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के अंदर चला गया। अब इसका मतलब ये हुआ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के अंदर चला गया। वो जो इमेज है वो अब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि अब जो आई पीस है वो असल ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा, आई पीस उस नए बने हुए इमेज को देख रहा है जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया। अब वो जो है दैट इज इन बिटवीन फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ के दरमियान में है, तो उसका इमेज क्या बनना चाहिए? कल वाले कॉन्सेप्ट, सारे कल वाले कॉन्सेप्ट इसलिए तेज करवा रहा हूं क्योंकि इन बिटवीन फोकल लेंथ है, जो उसका इमेज बनेगा फाइनल दैट मस्ट बी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। और वर्चुअल है तो वो मैग्नीफाइड भी होगा, राइट जी। सो जो फाइनल इमेज होगा, देखो H2 जो बन रहा है बाहर, जो लंबा सारा रेड से मैंने ड्रॉ किया, दैट इज मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल, राइट। सो वर्चुअल बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। अब कुछ चीजें जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं, बोली है, उनको जरा देख लेते हैं। सो FE प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, जरा जो नीचे हेडिंग बनी हुई है जरा वो पढ़ लीजिएगा। FE मस्ट बी ग्रेटर देन FO। अभी मुझे आपके कमेंट नजर नहीं आ रहे, मैं कमेंट्स आपको सारे थोड़ी देर तक देखूंगा। ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन फोकल लेंथ एंड 2F। अब ये बड़ा अहम पॉइंट है, उसको जरा लिख लो, बल्कि लिखोगे नहीं तो पिक्चर तो मैं दे ही दूंगा। जो F है और जो ऑब्जेक्ट है वो F और 2F के दरमियान में पड़ा हुआ है, यानी कि बियॉन्ड F पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड F बट इट इज इन बिटवीन 2F। सो भाईजान जो फर्स्ट इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। सो ये भी एक एमसीक्यू है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। फिर उसके बाद फर्स्ट इमेज जो फॉर्म होगा कहां बनेगा? इट इज बिटवीन आईपीस एंड फोकल लेंथ। जो अगला पॉइंट दैट इज द फर्स्ट इमेज इज नाउ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। अब वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सो फाइनल इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है जी। और इसी से नीचे देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मी, इट इज एक्चुअली MO ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय आईपीस की मैग्निफिकेशन। बाज़ औक़ात सवाल इस तरह से आता है कि ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन है 50, आईपीस की मैग्निफिकेशन है 10। सो टोटल मैग्निफिकेशन कितनी होगी? 50 × 10 500 मैग्निफिकेशन होगी। बाज़ औक़ात आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए वो लेंस और ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस दे देते थे। तो आपने चाहे फॉर्मूला देख रहे हो, Q/P। Q इज इमेज डिस्टेंस, इमेज कहां पे बन रहा है? P इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितने फासले पे पड़ा हुआ है, +1 + D/F। D क्या है? नियर पॉइंट है, ओवर FE। FE इज द फोकल लेंथ। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। 2 MCQs देख लो फटाफट से, बल्कि 2 MCQs छोड़ो, 2 MCQs कल करवा दूंगा। अभी मैं जरा कोई सवाल देख लूं। यहां तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक दफा पढ़ना, ये सारे पॉइंट्स में कोई इशू हो तो मुझे बताओ। शकील लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी किया ना, आप वीडियो दोबारा देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें कोई इतना इशू नहीं। वो आप वीडियो दोबारा देखेंगी, वीडियो में तो ज़ाहिर सेव हो गया, तो आप मेरी मेहनत बच जाएगी, आप दोबारा देखेंगे आपको नजर आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। आपका टेस्ट दीजिएगा और है ना, समझ गए ना मेरे जज्बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? जो आप मुझे कह रहे थे वो मुझे कहने का फायदा नहीं, वो जैसे कहने का फायदा उसे कहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।